AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के राष्ट्रपति 18 महीने बाद अपने शहर कानपुर आ रहे हैं और राष्ट्रपति के आगमन के लिए कानपुर में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वो कानपुर में 3 दिन रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति शुक्रवार देर शाम 7:30 बजे प्रेसिडेंट ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगुवाई करेंगे। इस दौरान वो शहर के 50 से ज्यादा लोगों से मिलेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर से अपने पैतृक गांव परौख जाएंगे, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही परिवारजनों, मित्रों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकालीन की घोषणा 46 साल पहले की गई थी। वहीं राहुल गांधी ने आज के दिन कांग्रेस के विचार देश के सामने रखे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक इमरजेंसी लागू की गई थी। राहुल गांधी ने आज के दिन का लोकतंत्र का सार विकेंद्रीकृत शक्ति और बहस है। ये संस्थाएं हैं जो सरकार को जवाबदेह रखती हैं। ये लोगों के कल्याण के प्रति सरकार का कर्तव्य है, ना कि इसके विपरीत। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने आज के दिन को कांग्रेस के विचार प्रकट करने के लिए चुना, जबकि 46 साल पहले उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान किया था। भारतीय लोकतंत्र में 25 जून की तारीख काले दिन के नाम से याद की जाती है, क्योंकि आज ही के दिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज आपातकाल को 46 साल पूरे हो गए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, काले दिनों को भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह कांग्रेस ने हमारे लोकतंत्र को कुचला। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, 1975 से 1977 तक देश में संस्थानों का विनाश देखा गया। हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लें और हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरने की कोशिश करें। हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा की। केंद्रीय रक्षा मंत्री कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के दौरे पर गए हुए हैं, जिस दौरान उन्होंने वहां निर्माणाधीन पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का निरीक्षण किया और कहा, अगले वर्ष स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर उचित श्रद्धांजलि होगी। गौरतलब है, विमान वाहक पोत की लड़ाकू पहुंच भारत की रक्षा में और मजबूती प्रदान करेगी और समुद्री क्षेत्र में भारत के हित को सुरक्षित करने में मदद करेगी। IAC को INS विक्रांत का नाम दिया जाएगा। इस वर्ष इसका समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया जाएगा और अगले वर्ष इसका जलावतरण किए जाने की संभावना है। IAC निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय मंत्री दक्षिणी नौसेना कमान के कुछ महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। परिवर्तन निदेशालय ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर पर छापेमारी की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोप के बाद अनिल देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र के जरिए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके अलावा परमबीर सिंह द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसके अनुसार अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने लगभग 100 करोड़ रुपए की उगाही करने को कहा था। मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के घर पर दूसरी बार छापा मारा है। इससे पहले 25 मई को उनके घर पर छापेमारी की गई थी। अनिल देशमुख पर ये आरोप लगने के बाद उन्होंने अपने गृह मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। भारत में कल आयोजित हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा, पश्चिम एशिया
शांति प्रक्रिया को ज्यादा समय के लिए टाला नहीं जा सकता और भारत ने इजराइल और फलस्तीन के बीच सीधी बातचीत बहाल करने की जरूरत को भी रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पश्चिम एशिया पर हुई बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव विकास स्वरूप ने सभी पक्षकारों से तनाव को कम करने का आग्रह किया और किसी भी उकसावे से बचने के लिए भी कहा। विकास स्वरूप ने कहा, फिलिस्तीन लोगों को तत्कालीन मानवीय सहायता, विशेष रूप से गाजा में मदद पहुंचानी चाहिए। शांति प्रक्रिया को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के समय दिल्ली सरकार ने राज्य के लिए जितनी ऑक्सीजन की मांग की थी उतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, बल्कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग बढ़ा चढ़ा कर की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के वक्त राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी और कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान चली गई थी, जिस वजह से केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के मध्य वाक युद्ध छिड़ गया था। वहीं अब ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली को लगभग 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत उस वक्त थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी मांग को 1200 मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया था। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो वहीं दूसरी ओर संक्रमण की दूसरी लहर अब धीमी पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 51,667 मामले सामने आए। इसके साथ ही 1,329 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 64,527 लोगों ने मात दी है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 6,27,057 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 60,73,912 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 30,79,48,744 हुआ है। वहीं अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3,82,07,78 है। साथ ही इस वायरस से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वालों की संख्या 2,90,63,740 है। इस महामारी से अब तक 3,91,981 लोगों की जिंदगी छीनी है। कोविड के दैनिक संक्रमित मामलों में लगातार गिरावट जारी है। इसके अलावा देश में अब कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले सामने आ गए हैं। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और बढ़ गई है। महाराष्ट्र में संक्रमण के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 60,07,431 हो गई है। साथ ही 197 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 1,19,859 हो चुकी है। इसमें से 149 लोगों की मौत पिछले 48 घंटे में हुई और 48 लोगों की मौत पिछले हफ्ते हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों से राज्य के उन 7 जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले ज्यादा हैं। ऐसे जिलों में जांच और टीकाकरण की संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी हुए हैं। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों बोर्डों को 10 दिनों के अंदर 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन की स्कीम को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। और वही शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा, विभिन्न राज्य बोर्डों के मूल्यांकन के लिए एक समान मानदंड नहीं हो सकते। जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य बोर्डों और NIOS से पहले ही अपने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है। पीठ ने कहा, हम इस तरह के निर्देश पारित नहीं कर सकते। एक समान स्कीम हो सकती है, ये तय करना बोर्ड का काम है। आंध्र प्रदेश जुलाई के अंतिम सप्ताह में 12वीं की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, जिस पे पीठ ने कहा, हम इस बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हैं। हम आपको छात्रों के जीवन को खतरे में डालने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? आपको हमारे सामने एक उचित दृढ़ निर्णय रखना होगा।